वेलकम बैक। रेडियो मानव रचना 7.8 FM सुन रहे हैं आप। मैं हूँ साक्षी, आपके साथ लेकर आई हूँ यहाँ पर प्रोग्राम हमारा चल रहा है लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो, जिसमें कि हम बात कर रहे हैं सस्टेनेबिलिटी पे। जी हाँ, सस्टेनेबिलिटी पे बात करें और मेरा जो टॉपिक है, जी हाँ, जिसमें मैं बात कर रही हूँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल की, वो है गोल नंबर 3, गुड हेल्थ एंड वेलबींग, जिसमें बहुत सारी बातें आपके साथ यहाँ पर हो रही है। और बात देखिए, हमने शुरुआत करी थी ओरल हेल्थ से और अभी भी ये जारी है, क्योंकि ओरल हेल्थ का ख्याल रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहीं ना कहीं हम लापरवाह बहुत ज़्यादा हो जाती है जब बात आती है हमारे दांतों की, ओरल हेल्थ की। हमें लगता है कि जब भी हमारे दांतों में दर्द होता है ना, कि अरे कोई बात नहीं, ज़रा ब्रश करो ठीक हो जाएगा। लेकिन ज़रूरी ये है कि हम अपने डेंटिस्ट के पास जाएं और उनसे ये बात पूछें कि क्यों दर्द हो रहा है। अगर कोई भी हमें प्रॉब्लम हो रही है तो वो क्यों हो रही है। इसी के साथ आज हमारे इस विषय पे बात करने के लिए, जो हमारे अगले जो सवाल कुछ जारी रहेंगे उस पर बात करने के लिए आ गई हैं, हमारे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर रोमानी श्रीवास्तव, असिस्टेंट प्रोफेसर फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ एंड डेंटिस्ट्री, मानव रचना डेंटल कॉलेज से। इसी के साथ सबसे पहले मैम, मैं आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस कार्यक्रम में। गुड इवनिंग साक्षी, हाउ आर यू? आई एम गुड मैम। और यहाँ पर आई थिंक हमारे जितने सभी लिसनर्स हैं, आप बहुत ही ज़्यादा उत्सुक हैं सुनने के लिए, क्योंकि बहुत सारी जानकारी जो है उन्हें मिल रही है हेल्थ पर, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है कि वो हमारे स्वास्थ्य पर हमें आज, क्योंकि इतनी बड़ी ज़्यादा भागदौड़ जो हो रही है लाइफ में आजकल चल रही है, इसी के साथ ज़रूरी है कि हम किस तरह से छोटी छोटी बातों पर ध्यान रखें, अपनी हेल्थ को और ज़्यादा सस्टेन कर सकें, क्योंकि बात यहाँ पर हो रही है सस्टेनेबिलिटी की। इसी के साथ मैम, सबसे पहला सवाल आपसे मेरा रहेगा, यहाँ हम बात करें अगर ओरल हाइजीन की, मुंह की सफाई के बारे में। अक्सर हम क्या करते हैं, अपने आसपास सफाई तो हम रख लेते हैं, अपनी फिजिकल हेल्थ की हम सफाई रखते हैं, नहाना धोना सब कुछ होता है, लेकिन हम थोड़ा सा भूल जाते हैं जब बात आती है ओरल हाइजीन के बारे। इसके बारे में मैम आपसे जानना चाहूँगी कि अपनी ओरल हाइजीन हमारे जो मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है। तो जैसे कि आपने बात शुरू की सस्टेनेबिलिटी से, सस्टेनेबिलिटी क्या है, जो गोल नंबर 3 है उसके बारे में हम कहते हैं गुड हेल्थ एंड वेलबींग। तो दांतों की वेलबींग, दांत हमारे सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल चीज़ होनी चाहिए हमारे पूरे शरीर में। इट इज़ द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी। जो दांत का सबसे ऊपर का कवरिंग होता है, जिसे हम कहते हैं इनामल टेक्निकल भाषा में, वो जो है वो सबसे हार्डेस्ट स्ट्रक्चर इन आवर एंटायर बॉडी होता है। हमारी पूरी शरीर में सबसे सख्त अंग वही होता है हमारे शरीर का। तो वो नेचुरली लाइफ लॉन्ग हमें सस्टेन करना चाहिए। तो उसे सस्टेन करने के लिए हमें क्या करना होता है, अपने ओरल हेल्थ का ध्यान रखने के लिए आप अगर दिन में 2 बार ब्रश करेंगे, हर 6 महीने एक डेंटिस्ट से मिलेंगे, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। समय से एक माउथ वॉश का इस्तेमाल करेंगे, जिसके मैं तरीके बताऊंगी इस शो में कि क्या सही तरीका होता है। लेकिन ये कुछ बेसिक टिप्स हैं। कुछ भी खाने के बाद मुंह का कुल्ला कर लेना, और मुंह की अच्छी तरह से सफाई रखना, और अगर थोड़ी सी भी आपको तकलीफ है तो डेंटिस्ट को ज़रूर दिखाना। ये करने से आपके मुंह का स्वास्थ्य आप अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। और जो दांत है हमारे, दे आर सपोज टू लास्ट मोर देन अ लाइफ टाइम, हमारी ज़िंदगी से भी ज़्यादा चलने चाहिए। वो दांत में इतनी ताकत होती है, तो उन्हें मेंटेन करने के लिए अगर हम साफ रखेंगे तो हम ज़रूर मेंटेन कर सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ यहाँ पर मैम आपसे जानना चाहूँगी कि अभी आपने बात करी यहाँ पर हाइजीन की, कि बहुत सारी ऐसे चीज़ें होती हैं जिनको हमें करना चाहिए, ब्रशिंग या फिर और भी बहुत सारी चीज़ें, फ्लॉसिंग या फिर और भी अलग अलग चीज़ें, इनका हमें यूज़ करके अपने दांतों की ओरल हाइजीन का ध्यान रखना चाहिए। इसी के साथ जानना चाहूँगी कि सबसे ना कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है हमारी ओरल हाइजीन का, जो सबसे ज़्यादा कॉमन है ओरल हाइजीन को मेंटेन करने में, जो कि प्रॉब्लम आगे जाके क्रिएट कर सकता है, उसके बारे में जानना चाहूँगी कि क्या होता है वो। हमारे जैसे हमारा जो मुंह, दांत होते हैं और हमारे मसूड़े एक दूसरे से लगे हुए होते हैं मुंह के अंदर, ठीक है। उनके बीच में बहुत कम गैप होता है, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी गैप होता है उसमें कीटाणु जाके बड़ी आसानी से फंस जाते हैं। तो उस गैप को हमें साफ रखना बहुत ज़रूरी है। उसके वजह से वहाँ पे जितना टाटर जमा होता है, जितनी गंदगी जमा होती है, वही है जो बाद में जाके सड़न पैदा कर सकती है और मसूड़े की बीमारियां भी पैदा कर सकती है। जैसा कि आपने जी पिछले अभी मैंने बताया था शो में सुना होगा, जी, पुनीत सर ने भी, अभी डॉक्टर यहाँ पर पुनीत बत्रा हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने बड़ी सारी जो जानकारी थी इसी उसके ऊपर दी थी कि टाटर जो जम जाता है उसके। तो आपको ब्रश कैसे करना चाहिए? ब्रश करने का बेसिकली एक बेस्ट तरीका वो होता है, अगर आप अपने ब्रश को
हम क्या करते हैं नॉर्मली, हम सीधा सीधा रख के ब्रश कर लेते हैं, इधर घुमाएं उधर घुमाएं हो गया ब्रश। ऐसा नहीं होता है। ब्रश को हमें, जैसे मैंने बताया, जो दांत और मसूड़े के बीच का गैप होता है वही सबसे ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता है, वहीं पे सबसे ज्यादा कीटाणु जमा होते हैं। तो हमें ब्रश के ब्रिसल्स को इस तरह से मोड़ना चाहिए, टेढ़ा करके ऊपर 45 डिग्री के एंगल पे। अगर ऊपर के दांत ब्रश कर रहे तो ऊपर की तरफ, नीचे के दांत ब्रश कर रहे तो नीचे की तरफ। इस तरह से हमें ब्रश मोड़ के रखना चाहिए ताकि वो उस गैप में घुस सके और उस गैप को जाके अंदर से वो साफ कर सके। तो इस तरह से अगर हम पूरे मुंह को 2-2, 3-3 दांत एक साथ लेके एक एक करके ऐसे ब्रश करेंगे, ब्रश को टेढ़ा रख के ब्रिसल्स को उस गैप में घुसाने की कोशिश करके अंदर से साफ रखेंगे, तो हमारे दांत इस टाटर वगैरह नहीं जम पाएगा हमारे दांतों में और हमारे दांत स्वस्थ रहेंगे। बिल्कुल। और दूसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, एक होता है फ्लॉसिंग। हम मतलब एक लंबी सी रस्सी जैसी आती है, आप किसी भी केमिस्ट में पूछे मुझे डेंटल फ्लॉस चाहिए, वो दे देगा आपको। डेंटल फ्लॉस होता है लंबी सी, उसका एक थोड़ा सा हिस्सा हमें तोड़ लेना होता है और वो अपनी उंगलियों पे लपेट के हम दो दांतों के बीच में जैसे उसे घुसा के जहाँ पे ब्रिसल्स नहीं पहुंच सकते ब्रश के, उन्हें साफ करने के वो काम आता है। बिल्कुल। पहले के टाइम में मैम मैं कहना चाहूंगी कि पहले ना हम धागे का यूज किया करते थे। आज भी अगर हम पुराने लोगों को देखें तो वो क्या करते हैं, धागे का यूज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपसे जानना चाहूंगी, क्या वो हमारे दांतों की हेल्थ के लिए अच्छा है? तो घर में आप कोई भी धागा इस तरह से ना इस्तेमाल करें, ना टूथपिक से ज्यादा कुरेदने। टूथपिक थोड़ा बहुत खाना फंस गया वो निकालने के लिए काफी है, लेकिन उसको ज्यादा ना घुसाएं, आपके मसूड़ों के स्वास्थ्य के लिए ये ठीक नहीं होगा। खाली जो मेडिकली अप्रूव्ड डेंटल फ्लॉस होता है, जो केमिस्ट के पास से आपको मिलता है, वही इस्तेमाल करें। वो तरह तरह का आता है, वैक्स्ड, नॉन वैक्स्ड। तो वो इस तरह का बना होता है कि वो आपको प्रॉब्लम नहीं, ट्रॉमा नहीं कॉज करता है, क्रिएट करता है, आपके मसूड़ों को प्रॉब्लम नहीं देता है। अच्छा, कई लोग ये भी करते हैं कि फ्लॉस करने लगते हैं जब तो मसूड़े से खून आता है, तो थोड़ा बहुत तो खून आता है फ्लॉस करने पर मसूड़े से, ये सोच के लोग नहीं करते हैं, रोक देते हैं। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। बिल्कुल। एंड टंग क्लीनिंग, आई कैन नॉट इस पे ज्यादा स्ट्रेस मतलब रहना चाहिए। जीभ की सफाई बहुत जरूरी है। हम दांतों की सफाई करते हैं, जीभ को भूल जाते हैं, जबकि जीभ ही ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारे गंदगी इकट्ठा हो सकती है और पैच बन सकता है और उसी की वजह से मुंह की बदबू की दिक्कतें भी शुरू हो सकती है। बिल्कुल। तो मैम इसी के साथ यहाँ जानना चाहूँगी, मेरे पास दो बहुत ही खास सवाल हैं आपके लिए। वो पहला तो ये कि जब हम ब्रशिंग की आपने बात करी यहाँ पर, तो ब्रशिंग में ये जानना चाहूँगी आपसे कि क्या ड्यूरेशन, क्योंकि हमने ये सुना है या फिर हम ऐसे लोगों को कहते हुए सुनते हैं कि ब्रश करो और जितना टाइम लगता है उतने दांत और चमक जाएंगे। तो ऐसे में आपसे जानना चाहूँगी, आप डेंटिस्ट हैं, तो आप हमारे ज़रा लिसनर्स को बताइए कि कितनी ड्यूरेशन होनी चाहिए, और अगर हम ज़्यादा करते हैं तो कोई हार्म होता है या फिर ज़्यादा करना अच्छा होता है? ऐसा कुछ नहीं है। जैसे कि मैंने कहा, जो मैंने तरीका बताया ब्रश करने का, इस तरीके से अगर आप ब्रश करेंगे तो भी आपको 2 से 2.5 मिनट से ऊपर नहीं लगना चाहिए ब्रश करने में। अगर आप उससे ज्यादा समय इस्तेमाल कर रहे हैं ब्रश करने में, मतलब आप ज्यादा जोर लगा रहे हैं, ज्यादा देर ब्रश करने से कई लोगों को ने एक्सपीरियंस किया होगा, शायद दांत घिस जाते हैं उनके, मतलब सतह से नहीं, खाने वाले हिस्से से नहीं, मतलब ऊपर के हिस्से से, जैसे जहाँ पे हमारा ब्रश लगाते हैं हम, सामने के हिस्से से दांत घिस जाते हैं, जिसे हम टेक्निकल भाषा में एब्रेजन कहते हैं, उस तरह से हो जाते हैं। वो ज्यादा देर तक और ज्यादा जोर से ब्रश करने पर ये हो सकता है। तो 2 से 2.5 मिनट से ऐसा नहीं है कि ज्यादा देर तक ब्रश करेंगे, एक पर्टिकुलर टूथपेस्ट इस्तेमाल करेंगे या एक पर्टिकुलर टूथब्रश इस्तेमाल करेंगे तो आपके दांत ज्यादा चमकेंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सही तरीका ब्रश करने का यही सब कुछ है। बिल्कुल। तो यहाँ पर जो दूसरा सवाल मैं आपसे पूछना चाह रही थी मैम, वो कि जब हम टंग क्लीन की आपने बात करी कि हमारे जो टंग क्लीन है वो होना जरूरी नहीं, तो हो सकता है कि बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, और अक्सर ऐसा होता भी है कि अगर हम रात को अगर प्याज भी खाते हैं ना, तो अगले दिन होता है कि कभी कभी तो हम ये सोच के नहीं खाते कि अगले दिन ऑफिस जाना है तो हम प्याज नहीं खा के जाएंगे। लेकिन यहाँ पर टंग क्लीन की आपने बात करी है, तो हो सकता है ये रीजन आपने बताया कि बैड ब्रेथ का, लेकिन कुछ लोग जो है ये ऐसा, हमें ये भी हम सुनते हैं कि चाहे मिथ्स हो कि अगर हम ज्यादा अपनी टंग क्लीन करते हैं तो हमारे जो टेस्ट बर्ड्स हैं ये खराब हो जाते हैं, ये काम करना फिर बंद कर देते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
देखिए, टंग क्लीनर ऐसा एडवाइस किया गया है कि आप मेटल का टंग क्लीनर ना यूज करें। कोई बहुत ऐसा हार्श हो वो टंग क्लीनर या ज्यादा शार्प हो इस तरह का ना इस्तेमाल करें। ज्यादातर लोगों के घरों में मेटल का ही होगा एज आई एम स्पीकिंग, लेकिन मेटल का टंग क्लीनर अगर आपके पास है तो उसको बदल दें, प्लास्टिक का टंग क्लीनर इस्तेमाल करें। आजकल सिलिकॉन के भी आते हैं, सिलिकॉन के इस्तेमाल कर सकते हैं टंग क्लीनर। खास करके बच्चों के बड़े प्यारे प्यारे आते हैं, और बच्चों को अगर आप बचपन से आदत लगाए ना तो वो आदत उनके पास रह जाती है। जैसे मेरा बेटा है, उनके लॉलीपॉप के शेप के टंग क्लीनर आते हैं। उसको बेचारे को पहली बार दिखाया मैंने तो उसे लगा लॉलीपॉप है। फिर वो थोड़ा निराश हो गया कि ये तो लॉलीपॉप नहीं है। हाँ, लेकिन हैविंग सेड दैट, सिलिकॉन के टंग क्लीनर आते हैं, प्लास्टिक के टंग क्लीनर आते हैं, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। मेटल ना इस्तेमाल करें। और ऐसा नहीं है कि आप टंग क्लीनर ज्यादा इस्तेमाल करेंगे तो आपके टेस्ट बड्स खराब हो जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है, दैट्स जस्ट अ मिथ। आप इस्तेमाल करें बिल्कुल, और रेगुलरली जब ब्रश करें तब अपने टंग जरूर क्लीन करें। बिल्कुल, तो यही वो कुछ बातें होती हैं ना जिनको हमें अवेयर होना ज़रूरी है। अक्सर ऐसी बातें होती हैं जो कि हमें पता ही नहीं होती हैं, और इसीलिए ये जो हमारा प्रोग्राम है ना, इसमें हम बहुत सारे हमारे जो एक्सपर्ट आपके साथ हम जोड़ रहे हैं ताकि आप तक वो छोटी सी छोटी जानकारी पहुंच सके। साथ ही ये जो हमारा लॉन्गेस्ट नॉन स्टॉप लाइव रेडियो शो है, इसमें हमारा जो थीम है वो है सस्टेनेबिलिटी, और बात यहाँ पर मैं अपने इस प्रोग्राम में कर रही हूँ गुड हेल्थ एंड वेलबींग की, जो कि है SDG गोल 3, क्योंकि हमारी स्वास्थ्य जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसको ठीक बनाए रखना ये ज़रूरी है। इसी के साथ मैम अगला सवाल, क्योंकि ओरल हेल्थ पे बात हो रही है, हमारे साथ आज जुड़ी है डॉक्टर रोमानी श्रीवास्तव, बहुत सारी बातें तो कर रहे हैं। अगला सवाल मैम आपसे जानना चाहूँगी कि माउथ वॉश की अगर हम बात करें, तरीका क्या है मैम इसका यूज़ करने का, वो आपसे जानना चाहूँगी। तो जैसे कि मैंने कहा, कई लोगों को बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है, तो इस प्रॉब्लम से निपटने के लिए आप, या पायरिया की भी जो प्रॉब्लम होती है, इससे निपटने के लिए आप माउथ वॉश का इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं। जो बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम होती है वो या तो दो तरीके की हो सकती है, एक तो खाली दांत के हाइजीन की वजह से आपके मुंह से बदबू आ रही है, या तो अंदरूनी कोई बीमारी है इसकी वजह से, जैसे पेट की बीमारी आप लोगों ने सुना होगा, वैसी बीमारी जिसमें बहुत उल्टियां आती हैं, जिसको हम गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज GERD कहते हैं। कुछ भी खाया नहीं जाता, बार बार उल्टी आती है। तो ऐसी बीमारियों से में भी मुंह से दुर्गंध आती है। कभी कभी डायबिटिक लोगों के मुंह से मीठी मीठी सी दुर्गंध आती है। तो वो अगर अंडरलाइंग अगर कोई शरीर में कोई बीमारी है जिसकी वजह से दुर्गंध आ रही है, तो पहले तो आप उसे ट्रीट करें, डॉक्टर के पास जाएं, डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करेंगे, तो उससे आपकी जो दुर्गंध वाली चीज है वो चली जाएगी। लेकिन अगर आपको दांतों की वजह से है और आप ब्रश भी कर रहे हैं, मेंटेन भी कर रहे हैं, तब भी आपको दुर्गंध की प्रॉब्लम है, तो आप माउथ वॉश का जरूर इस्तेमाल कर सकते हैं। माउथ वॉश की एक चीज लोगों को नहीं पता होती है, वो जैसे ही ब्रश करते हैं तुरंत वहीं पे रखा रहता है माउथ वॉश, उनके बेसिन के ऊपर उठाते हैं, ब्रश करने के तुरंत बाद माउथ वॉश इस्तेमाल कर लेते हैं। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो वो असर नहीं करेगा। हमारे टूथपेस्ट में जब हम ब्रश करते हैं तो झाग सा निकलता है, राइट? तो उसमें एक पदार्थ होता है जो उसे ऐसा फोमी बनाता है टूथपेस्ट को। ये जो पदार्थ होता है ये आपके दांतों पे एक परत क्रिएट कर देता है। ब्रश करने के तुरंत बाद अगर आप कोई भी चीज इस्तेमाल करते हैं, माउथ वॉश हो या ऐसी कोई चीज, तो वो आपके दांतों तक पहुंच ही नहीं पाएगी उसको फायदा देने के लिए। तो जरूरी है कि ब्रशिंग और माउथ वॉश के बीच में हम कम से कम 20 मिनट का अंतर रखें। तुरंत ब्रश करने के बाद माउथ वॉश का इस्तेमाल ना करें। नॉर्मली मैं लोगों से ये कहती हूँ कि यदि आप रात को ब्रश करके सोए हैं तो आप सुबह उठें, मैं अपने पेशेंट को ये रूटीन एडवाइस करती हूँ। अगर आप रात को ब्रश करके सोए हैं, जबकि करना चाहिए सबको, दिन में 2 बार ब्रश करना चाहिए, रात को आप ब्रश करके सोए हैं तो आप सुबह उठें और आप अपना मुंह हाथ धोने के बाद बस माउथ वॉश कर लें, फिर ब्रेकफास्ट आप कर सकते हैं, एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट यू कैन ब्रश योर टीथ। तो आपका गैप भी हो गया और कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। मतलब माउथ वॉश ब्रशिंग के बाद ना इस्तेमाल करें, ब्रशिंग के या तो पहले इस्तेमाल कर लें, काफी पहले, और गैप दे के फिर ब्रश करें, या ब्रश करने के 20 मिनट बाद इस्तेमाल करें। बिल्कुल। तो यहाँ पर मैम जानना चाहूँगी, जैसे जो बच्चे हो गए, क्योंकि हम देखते हैं जब आपने ऐसे बताया कि वॉश बेसिन के साइड में जो रखा होता है तो बच्चे भी उसे यूज़ कर लेते हैं। मैं जानना चाहूँगी क्या वो बच्चों के लिए सेफ होता है माउथ वॉश का यूज़ करना? बच्चों को अगर डॉक्टर एडवाइस
करता है तो ही इस्तेमाल करने दें। ऑफ द काउंटर बच्चों जो मिलता है वो बच्चों के लिए नहीं होता है, वो बच्चों को नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। तो जो नॉर्मली ऑफ द काउंटर जो आप ब्रांड नेम लेके खरीद सकते हैं जो माउथ वॉशेस, वो अडल्ट डोजेज के ही आते हैं। बच्चों के लिए ऐसे कोई अलग से इस तरह से अगर मैं कह सकती हूँ तो मेडिकेटेड जो माउथ वॉश होते हैं जैसे बीटाडीन माउथ वॉश, वो बस एक एंटीबायोटिक एंटीसेप्टिक के जैसा वो करता है, लेकिन उसका स्वाद अच्छा नहीं होता, तो बच्चे वैसे भी नहीं इस्तेमाल करेंगे। तो हाँ, माउथ वॉश को बच्चों के रीच से तो बाहर ही रखना चाहिए। अगर किसी डेंटिस्ट ने एडवाइस किया है तो हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, इन डाइल्यूशन दे सकते हैं। बिल्कुल। इसी के साथ में हम बात करेंगे, अभी आपने बताया था कि बैड ब्रेथ्स की अगर हम बात करें तो किस तरह से हम जो है इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्योंकि अक्सर इसी से सबसे ज़्यादा, क्योंकि जब भी हम कहीं बाहर जा रहे हैं किसी के साथ, या फिर हम बात करें अगर कभी हम ऑफिस में हैं या कभी घर पर भी हैं, तो हमें अक्सर ये फील होता है कि जब हम सुबह उठते हैं तब बैड ब्रेथ्स की प्रॉब्लम आती है, या फिर शाम को कभी हम मूवी देखने जाते हैं तो हमें वो जो टाइम होता है ड्यूरेशन, उसके बाद भी ऐसा लगता है कि मुँह से जो है स्मेल आने लगी है। तो इस चीज़ को हम कैसे जो है इससे निजात पा सकते हैं, क्या प्रिवेंशन है जो आप हमें बताना चाहेंगी आज? जैसे कि मैंने कहा कि पहले आइडेंटिफाई करना बहुत ज़रूरी है कि बैड ब्रेथ किस वजह से हो रहा है। इसके लिए कुछ टेस्ट होते हैं। अगर आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम है, आप डेंटिस्ट के पास जाएं जो ठीक ही नहीं हो रही है, जो मतलब आप कुछ भी करें वो ठीक नहीं हो रही है, इसका मतलब कोई अंदरूनी कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी जिसकी वजह से ये बार बार आ रही है आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम। तो आप पहले तो ये डेंटिस्ट पता लगाएगा कि ये आपके मुंह के कंडीशन की वजह से है। एक सफाई जो डेंटिस्ट अपने चेयर पे मशीन से कर सकते हैं वो करवा लेनी चाहिए। 6 महीने में एक बार तो वो सफाई करवा ही लेनी चाहिए, तो टाटर मुक्त हो जाएगा आपका मुंह। टाटर और प्लाक जो जमा होता है जिसकी वजह से बदबू आती है वो सब ठीक हो जाएगा। कोई और अगर दांत में सड़न है जिसकी वजह से कोई एब्सेस हो गया है या कोई मसूड़ा फूल गया है कहीं जिसकी वजह से ये दिक्कत आ रही है, तो उसकी वजह से भी कभी कभी बदबू आ सकती है, वो डिटेक्ट हो जाएगा। अगर मुंह में कोई ऐसी सोर्स नहीं है जिसकी वजह से बदबू आ रही है, तो आपका डेंटिस्ट आपको कहेगा कि जी कोई आपको सिस्टमिक प्रॉब्लम है, आपके शरीर में कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से, या कोई पेट की बीमारी जिसकी वजह से बार बार उल्टियाँ हो रही हैं, या कोई ऐसी खून की बीमारी जिसकी वजह से मुंह में बदबू आ रही है। तो इसके लिए फिर आपको रेफर किया जाएगा डॉक्टर के पास, और डॉक्टर देख के बताएंगे कि क्या दिक्कत है और उसका इलाज होगा। बिल्कुल। तो प्रिवेंट करने के लिए तो बस आप अगर मुंह के वजह से कोई प्रॉब्लम है बैड ब्रेथ की या मुंह का हाइजीन, तो वो मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि अगर आप ब्रश टाइम से करें और अगर आप माउथ वॉश का सही इस्तेमाल करें और आप दिन में 2 बार अपना नियमित रूप से ब्रश करते हैं तो आपको बैड ब्रेथ की प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो ये मैं सभी लिसनर्स से यहाँ पर कहना चाहती हूँ, और यहाँ पर जो जानकारी हमें मिल रही है मैम से कि कितनी ज़्यादा ज़रूरी भी, और साथ ही ये मैं कहना चाहूँगी कि हमारी जो बॉडी है ना, वैसे मैं हमेशा से ही कहती हूँ अपने प्रोग्राम में, क्योंकि सुबह का प्रोग्राम जो है सुबह 7 बजे से 10 बजे तक मैं लेके आती हूँ रिचार्ज मॉर्निंग, जिसमें बहुत सारी हेल्थ की बातें करती हूँ। और ये ज़रूर कहती हूँ कि जब भी बात होती है हेल्थ की तो बात करती है आपसे साक्षी। तो देखिए साक्षी आज ही आपसे कहेगी कि हमारी ये जो हेल्थ है ना, हमारी जो बॉडी है, हमारे हर एक पार्ट जो है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंडिकेट ज़रूर करता है। तो हो सकता है जो बैड ब्रेथ है, आप सभी मुझे सुन रहे हैं और ये ज़रूर आपसे कहना चाहूँगी, जो भी अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो हमारी बॉडी जब इंडिकेट कर दिया ना, तो हमें उसको समझना चाहिए, हमें उसे फील करके ये नहीं सोचना चाहिए कि अरे छोड़ दो कोई बात नहीं हो गया, लेकिन उस टाइम पर जागरूक होने की, अवेयर होने की ज़रूरत है और जाने की ज़रूरत है अपने डेंटिस्ट के पास, अपने डॉक्टर के पास। इसी के साथ यहाँ पर मैम जो अगला सवाल मेरा आपसे होगा, जिसके लिए हर कोई कहीं ना कहीं परेशान रहता है। अच्छा, ये जो है ना बड़ी थोड़ा सा मैं कहूँगी कि बात जब हमारे दांतों की आती है तो उसके साथ आता है पीलापन। तो दांत जब येलो हो जाते हैं ना, तो कहीं ना कहीं जो एक कहते हैं ना एक शर्म सी भी आती है, किसी के सामने ज़्यादा मुंह नहीं खोला जाता है, ज़्यादा हम स्माइल नहीं करते हैं, तो कहीं ना कहीं अंडर कॉन्फिडेंट भी हो जाते हैं इस वजह से, जो कि हमारी ये होता है जी, जो कि हमारी पर्सनालिटी पर भी एक बहुत ही ख़राब इफेक्ट उसका आता है। तो बात अगर हम यहाँ पर येलो टीथ की कर रहे हैं तो उसके लिए मतलब किन बातों का ख्याल रखना जरूरी है और ये क्यों हो जाते हैं ऐसे? देखिए, एक तो दाग जो होते हैं दांतों पे वो या तो अंदरूनी हो सकते हैं या बाहरी हो सकते हैं। अंदरूनी दाग मतलब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं, जैसे हम फरीदाबाद में बैठे हैं। फरीदाबाद एक ऐसा एरिया है जहाँ के पानी में फ्लोराइड की मात्रा, फ्लोराइड एक केमिकल कंपाउंड
एलिमेंट है। जी। फ्लोरीन की मात्रा हमारे यहाँ पर फरीदाबाद में पानी में बहुत ज्यादा है। ये अगर ज्यादा फ्लोरीन वाला पानी अगर कोई पीता है ऐसे समय में जब उसके दांत बन रहे हों, यानी कि जब उसकी अगर वो जब गर्भ में है तब उसकी माँ पी रही हो या पैदा होने के बाद बच्चा पी रहा हो, दांत बनते समय अगर फ्लोरीन युक्त पानी पीता है तो जब वो दांत विकसित होगा, जब वो इरप्ट होगा, जब उम्र आएगी दांत आने की, तो उसमें हो सकता है कि वो या तो येलोइश दिखे दांत, ब्राउनिश दिखे, या सफेद चौकी वाइट से दाग भी उसमें हो सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन सिवियरिटी, कितना ज्यादा फ्लोरीन था पानी में उस पे। इन दागों का हम कुछ खास नहीं कर सकते, इसका भी इलाज है, मैं बताऊंगी आगे। दूसरी तरह के जो दाग होते हैं जो बाहर से हो सकते हैं, उसका कुछ कारण है ज्यादा चाय कॉफी पीना, उससे हो जाते हैं, स्मोकिंग करना, उससे भी दांतों का पीलापन हो जाते हैं, और कुछ लोगों के दांत, मैं कहूंगी कि दांत जो हमारे भगवान ने बनाए हैं सबके कम्प्लेक्शन के हिसाब से बनाए हैं। तो कुछ लोग कोई आदतें ना होते हुए भी उनके यूनिफॉर्मली पीले होंगे, उनको लगेगा नहीं जी हमारे दांत पीले हैं। ठीक है, ये एक्चुअली जो सबसे बाहर की परत होती है उसके थिकनेस पे डिपेंड करता है। तो जो बाहरी दाग हैं, स्टेन्स हैं, उन्हें तो हम, आप आएंगे हमारे पास डेंटिस्ट के पास तो डेंटिस्ट मशीन से क्लीनिंग कर देंगे, इसे हम स्केलिंग कहते हैं। स्केलिंग करने से दाग सारे चले जाते हैं। जो अंदरूनी दाग होते हैं उन्हें हटाने के लिए कोई हमारे पास ऐसा तरीका नहीं है, हम सिर्फ उसकी थोड़ी बहुत ब्लीचिंग कर सकते हैं। ब्लीचिंग से भी उस पर खास फर्क नहीं पड़ता है जी। ब्लीचिंग भी दो टाइप की होती है, आपने एडवर्टाइजमेंट देखे होंगे कि ये ट्रेज मिलते हैं और उसके साथ एक पेस्ट मिलता है, आप उसको लगा के सो जाइए, तो यस दैट इज आल्सो देयर, दैट इज कॉल्ड होम ब्लीचिंग। और दूसरा होता है इन ऑफिस ब्लीचिंग, मतलब कि आपका डेंटिस्ट आपके क्लिनिक में आपको एक वो ब्लीचिंग का एक प्रोसीजर होता है जिससे दांत सफेद हो जाते हैं। उसके कई सिटिंग्स लगते हैं, 3-4 सिटिंग में, डिपेंडिंग ऑन आप कितना शेड चाहते हैं उस हिसाब से वो ब्लीचिंग हो जाती है। और नाइट ब्लीचिंग, या जिसे हम कहते हैं होम ब्लीचिंग, जो पेशेंट मुंह में डाल के सो जाए, उसका भी शेड्यूल के हिसाब से होता है। वो भी डेंटिस्ट किट प्रोवाइड करते हैं, डेंटिस्ट बताते हैं कैसे करना है, इफ यू ऑप्ट फॉर दैट। तो वो तरीके हैं, अगर आप अपने दांतों के पीलेपन से खुश नहीं है तो आप वो करा सकते हैं, लेकिन डिपेंडिंग ऑन द सिवियरिटी ऑफ द स्टेन्स। अगर अंदरूनी दाग हैं और बहुत ज्यादा है तो ब्लीचिंग भी बहुत हद तक नहीं मदद कर पाएगी। उसके बाद फिर हम चले जाते हैं कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री की ओर, यानी कि वीनियर्स और वो जैसे जो कैप लगते हैं दांतों पे, बड़े पतले पतले से कैप भी लगते हैं जो खाली कॉस्मेटिक जिनका कारण होता है जी। तो ये तो बहुत सारी चीज़ें जो है डिटेल में हमें जानकारी जो है प्राप्त हो चुकी है। इसी के साथ जानना चाहूँगी मैम, क्योंकि बात यहाँ पर ओरल हेल्थ की आ रही है, यहाँ पर गोल है यानी कि SDG गोल 3 यानी कि गुड हेल्थ एंड वेलबींग की बात हो रही है, जिसमें कि हमारा जो है ज़रूरत है कि हम अपनी सेहत पर ध्यान दें। और सेहत से जुड़ी एक बात जो कि है ओरल हेल्थ के बारे में, जो कि हम बात करें आज हमारे साथ जुड़ी हैं एक्सपर्ट, हमारी हेल्थ एक्सपर्ट डॉक्टर रोमानी या श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ी हैं। बहुत सारी बातें हम आपके साथ करें। अगला सवाल आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर है अल्सर के बारे में, यानी कि सॉफ्ट टिश्यू प्रॉब्लम की अगर मैं बात करूँ, अल्सर की यहाँ पर मैं बात करूँ, क्यों ये जो है इतना हो जाता है और उसके बाद ठीक होने में बहुत ज़्यादा ये टाइम ले लेते हैं और हम इससे कहीं ज़्यादा परेशान रहते हैं। खाना खाने में प्रॉब्लम, ज़्यादा पानी पीने में प्रॉब्लम, और बहुत सारे ऐसे हम सुनते हैं कि अगर आपको कभी भी अल्सर हो गए तो आप मिर्ची का सेवन कर लो, गोलगप्पे खा लो, इससे वो ठीक हो जाएंगे। कहीं क्या आपको लगता है कि ऐसा कुछ है या फिर इससे और ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ सकती है? इससे और ज्यादा प्रॉब्लम तो नहीं बढ़ेगी अल्सर की, हाँ आपको जलन जरूर होगी बहुत ज्यादा। अगर आप अल्सर होते हुए गोलगप्पे खाने लगे तो आपके जो अल्सर है वो ज्यादा जलने लगेंगे। तो अल्सर के कई कारण होते हैं। एक तो हो सकता है कि या तो आपके मुंह में कोई एक दांत है जो ऐसे एंगल पे है, जो कोई थोड़ा सा शार्प है, जो एक ही जगह मसूड़े पे बार बार लग रहा है या गाल पे बार बार लग रहा है, वहां पे अल्सर होने के चांसेस हैं। इसे हम ट्रॉमेटिक अल्सर कहते हैं। दूसरा, कई एग्जाम गोइंग बच्चों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि एग्जाम आते ही उनके मुंह में छाले आ जाते हैं जी। इसे हम कहते हैं स्ट्रेस अल्सर्स। तो ये भी होता है, स्ट्रेस अल्सर्स भी आते हैं लोगों को, स्ट्रेस भी एक कारण है अल्सर होने का। तो अल्सर्स का एज सच ट्रीटमेंट तो है डेफिनेटली। जैसे ही आपको एक टिप मैं जो दे सकती हूँ यहाँ पर, जैसे ही आपको लगे आपके मुंह में अल्सर
हो गया है, आप विटामिन B12 खाना शुरू कर दें जी, वो खाएंगे, या B कॉम्प्लेक्स जो भी आपको मिल जाए, वो तो ऑफ द काउंटर मिल जाती है, उससे हीलिंग बड़ी जल्दी हो जाती है। और हाँ, विटामिन की कमी एक कारण है कि अल्सर जल्दी जल्दी होता है, बार बार होता है। तो अगेन हम जनरल हेल्थ पे आ जाते हैं। अगर आप जनरल हेल्थ नहीं मेंटेन करेंगे, अपने हेल्थ को सस्टेनेबल नहीं रखेंगे, तो आपको छोटी छोटी ये प्रॉब्लम्स होती रहेंगी, जिसमें मुंह का अल्सर भी एक बड़ी प्रॉब्लम है। बिल्कुल, यही मैं अपने जो श्रोतागण हैं यानी कि लिसनर्स हैं उनसे यही हम मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि अगर आप छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान नहीं रखेंगे, हो सकता है आने वाले टाइम में ये प्रॉब्लम चल के बड़ी हो जाए और उसके बाद आपकी हेल्थ पर ये गंभीर प्रभाव डाल सकती है। इसी के साथ यहाँ पर जो अगला सवाल मेरा होगा मैम आपसे, वो ये कि बच्चे जो होते हैं, ये सवाल बड़े सारे हमारे जो लिसनर्स हैं ये भी पूछते हैं कि बच्चे जो होते हैं अंगूठा चूसने की उन्हें बहुत आदत होती है। यहाँ बात करें कि अगर क्या प्रभाव जो दांतों पर पड़ सकता है उनके इस चीज से करने से, ये हैबिट को करने से, इस बारे में आपसे जानना चाहूंगी। तो अंगूठा चूसने से बच्चे जो अंगूठा लेके मुंह में सो जाते हैं, मुंह में अंगूठा लेके सो जाते हैं और अंगूठे का प्रेशर अपने तालू पे लगाते हैं, आगे के दांतों पे लगाते हैं, उस प्रेशर की वजह से, क्योंकि दांत अभी भी बन रहा है, उस उम्र में हमारा जॉ भी अभी भी, जो हमारा ऊपर का जबड़ा है, नीचे का जबड़ा है, वो अभी भी मोल्ड हो रहा है जी। तो वो होते होते अगर प्रेशर लगेगा तो जबड़ा शायद जी आगे निकल जाए, बाहर निकल जाए, दांत बाहर को हो जाए, जो बनी टीथ जिस तरह से होते हैं वो हो जाए। तो उसके लिए फिर जब बच्चा बड़ा हो जाएगा तो आपको फिर ब्रेसेस वाला ट्रीटमेंट वगैरह करवाना पड़ेगा, उसको दांत फिर से अंदर लेने के लिए। लेकिन हम कहते हैं ऑलवेज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, एंड व्हेन वी स्पीक ऑफ सस्टेनेबिलिटी देयर इज अनदर एक और चीज यहाँ पे कहना चाहूंगी कि ठीक है, गुड हेल्थ एंड वेलबींग तो है ही गोल, लेकिन वन ऑफ द गोल्स इज ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन। रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन प्रोडक्शन ऑफ व्हाट? अगर हम कहते हैं एज डेंटिस्ट, अगर हम बीमारी को प्रिवेंट कर सकते हैं तो हम उतनी ही रिसोर्सेज, मटेरियल जो उस एक मरीज को ट्रीट करने में जाएगा उतने हम बचा रहे हैं, उतना हम वेस्ट बचा रहे हैं। तो ऐसे ही अंगूठा चूसना आप बिहेवियरल तरीकों से प्रिवेंट कर सकते हैं, बच्चे को काउंसिल कर सकते हैं। इतना छोटा बच्चा ना कहानियों से भी मान जाता है। उसको अगर कह दो कि ये जो मिस्टर थम है तुम्हारा, अगर उसको मुंह में अंगूठा लेके सोने की आदत है, यू कैन से मिस्टर थम भी सोने जा रहा है और अब थम के लिए एक बैग बना दो और उसका हाथ उस बैग में डाल दो, तो बच्चा उस तरह से बहल जाता है। दीज आर बिहेवियरल टैक्टिक्स विच वी कैन यूज। अगर उससे भी नहीं मान रहा है बच्चा तो आप डेंटिस्ट के पास लेकर जाएं एंड डेंटिस्ट एक अप्लायंस देंगे जिसे आप पहन के ये कर सकते हैं। जी जी बिल्कुल। जिसे आप पहन के मतलब जब बच्चा वो पहनेगा तो उसमें अंदर ऐसे कांटेदार एक तरह का बना रहता है कि वो अंगूठा उधर तक ले ही नहीं जा सकता है। सो दैट इज वन ऑफ द वेज। बिल्कुल। इसी के साथ मैम यहाँ पर बात करी, क्योंकि बच्चों की अब हमने अंगूठे चूसने के ऊपर बात करी है, इसके साथ साथ अब बात आती है बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी, और वो है टेढ़े मेढ़े दांत यानी कि क्राउडेड टीथ्स के बारे में अगर हम बात करें, जो कि एक बहुत ही अहम टॉपिक है हमारे। जब हम दांत जब बड़े हो जाते हैं ना तो वो परमानेंट क्योंकि ये होते हैं, अब परमानेंट दांत को उसके बाद बड़े सारे इसमें ऑप्शन तो होते हैं, लेकिन टेढ़े मेढ़े दांतों का वो जो सही एक कारण है, क्या वो जीभ का लगाना है या इसके और भी कई सारे कारण हैं जिसके बारे में आप हमें बताना चाहेंगे? टेढ़े मेढ़े दांतों का कारण कई एक हो सकता है, जैसे कि पहले तो जेनेटिक। अगर आपका मतलब आपका आप मदर फादर से बच्चा हुआ है तो मदर का अगर जॉ छोटा है और फादर के दांत बड़े हैं, उसने एक फीचर मदर से इनहेरिट किया, एक फीचर फादर से इनहेरिट किया, तो नेचुरली जेनेटिकली उसके दांतों में क्राउडिंग, दांत आगे पीछे उस तरह से होंगे। दूसरा कारण है कि आप हैबिट्स, ये जो मैंने बताया, या तो जीभ को ताड़ू पे बार बार लगाना या अंगूठे को चूसना या ओठ चूसने का काम करते हैं कई बच्चे। कई बच्चों को होता है माउथ ब्रीदिंग की आदत, यानी कि मुंह खुला रख के सो जाते हैं, ठीक है, उसके वजह से दांत बाहर आना, आगे आना बहुत कॉमन है। और कुछ लोगों के जैसे वही, अगर दांत बड़े जबड़ा छोटा हुआ तो क्राउडिंग हो जाएगी, अगर जबड़ा बड़ा दांत छोटे हुए तो स्पेसिंग जिसे हम कहते हैं दांतों में के बीच में जगह हो जाएगी। तो इसका ट्रीटमेंट काफी जरूरी हो जाता है एंड ये एक सर्टेन एज तक करा लेना चाहिए, क्योंकि
एक मतलब 18-20 साल की अगर आप लड़की को कहेंगे कि तुम मेटल के ब्रेसेस पहन के घूमो तो वो शायद नहीं करना चाहेगी। तो एक उम्र होती है जिसमें करवा लेना चाहिए। खैर उसके लिए भी आजकल हमारे पास ऑप्शंस आ गए हैं। बिल्कुल, और उन्हीं ऑप्शंस के बारे में मैम आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि आजकल ट्रांसपेरेंट भी आ गए हैं। हाँ। और बहुत सारे लाइनर्स ऐसे हैं कि हम देखें कि हम घर पर भी उन्हें, क्योंकि आजकल ऐसी एडवर्टीजमेंट हम देखते हैं, लेकिन मैम आपसे जानना चाहूँगी यहाँ पर क्या उन जैसे एडवर्टीजमेंट जो आती है क्या हम घर पर उन्हें लगाएं तो वो ठीक है, या फिर स्पेशली हम डॉक्टर्स के पास यानी कि डेंटिस्ट के पास जाएं तो वो लगाना हमारे लिए, हमारे ओरल हेल्थ के लिए अच्छा है? तो क्लियर अलाइनर्स कहा जाता है इन्हें, जी, जो एक सेट दे दिया जाता है पेशेंट को, 6 का सेट होता है। वो हम्म। हर मतलब डिपेंडिंग ऑन कितना ट्रीटमेंट उसको चाहिए, 6 का हो सकता है, उससे ज्यादा का भी हो सकता है। तो बदल बदल के पेशेंट को लगाने के इंस्ट्रक्शंस दे दिए जाते हैं कि इस तरह से आपको बदल बदल के ये अलाइनर्स लगाने हैं। जो एडवर्टाइजमेंट्स की आप बात करिए, किसी कंपनी का नाम ना लेते हुए मैं कहूँगी कि ऑर्थोडोंटिस्ट यानी कि जो टेढ़े मेढ़े दांतों का स्पेशल डेंटिस्ट होता है उसका कंसल्टेशन बहुत ज़रूरी है। एक इन ऑफिस विजिट आपका बहुत ज़रूरी है। आप सिर्फ घर बैठे बैठे किसी पे भरोसा करके ये चीज़ें कृपया ना करें। और एज आई एम स्पीकिंग 2-3 दिन पहले यूएस के एक स्टेट ने, नेवाडा ने एक लॉ पास किया है इसके लिए जी कि होम अलाइनर्स आप तभी इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक आपने कम से कम एक बार डेंटिस्ट को जाके ऑफिस में कंसल्टेशन की हो। बिल्कुल, नहीं तो आप नहीं इस्तेमाल कर सकते नहीं हैं। इस्तेमाल कर तो वो लॉ पास हो गया है, तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज देता है टुवर्ड्स दीज थिंग्स, क्योंकि इससे भी काफी मतलब मिसगाइडेंस के वजह से भी बहुत लॉस ऑफ हेल्थ होता है। बिल्कुल, एंड वो पेशेंट पहले इनके थ्रू जाएगा, होम वाला मेथड यूज करेगा, फिर परेशान होगा, उसके बाद फिर से डेंटिस्ट के पास जाएगा, तो दैट इज काइंड ऑफ अ वेस्ट ऑफ रिसोर्सेज कम्प्लीटली। सो इससे अच्छा कि पहले से ही आप सही एडवाइस लेके और उस एडवाइस को फॉलो करते हुए यू कैन स्टिल ऑप्ट फॉर अलाइनर्स। एंड ऐसा नहीं है कि घर में करने से और डेंटिस्ट से करने से कोई बहुत कॉस्ट का डिफरेंस है, ऐसा कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो कॉस्ट वही रहती है, वो भी वही कॉस्ट देते हैं, और जो डेंटिस्ट से आप कंसल्ट करके करेंगे वो भी वही कॉस्ट होगी। बिल्कुल। इसी के साथ मैं जानना चाहूँगी, क्योंकि आप भी एक पेरेंट हैं, एक डेंटिस्ट होने के साथ साथ आप भी एक पेरेंट हैं, आप बड़े इससे जो क्वेश्चन है मुझे आप थोड़ा डिटेल में अच्छे से आप बता पाएंगे, वो क्यों? क्योंकि यहाँ मैं पूछना चाहती हूँ कि एज अ पेरेंट क्या प्रिकॉशंस हैं जो लेने चाहिए, बात करें अगर टेढ़े मेढ़े दांतों की, क्योंकि पेरेंट्स का भी कहीं ना कहीं एक रोल जो होता है अदा हो जाता है जब बच्चों की बात आती है, जब दांत आने शुरू होते हैं, जब परमानेंट दांत आने शुरू होते हैं, तो कुछ ना कुछ हम भी सलाह देते हैं। तो एज अ पेरेंट आप क्या कहना चाहेंगे, क्या प्रिकॉशंस पेरेंट्स को भी लेने चाहिए अपने बच्चों के लिए? तो पहले तो मैं कहूंगी कि परमानेंट दांत आने तक वेट करना इज वेटिंग फॉर टू लॉन्ग। जी, केयर फॉर टीथ शुरू हो जाना चाहिए जैसे बच्चे का पहला दांत आता है, और उसके भी पहले जैसे हम नवजात शिशु को दूध पिलाते हैं, है ना, वो जब ब्रेस्ट फीडिंग करता है तब हमें ये तरीका होना चाहिए हमारा कि हर बार उसको फीड करने के बाद एक अपने उंगली को एक स्टेराइल एक क्लीन गॉज पीस से लपेटे और उसके मुंह के अंदर के हिस्से को उंगली से अपने माँ को ये करना चाहिए, साफ करना चाहिए जॉज को बचपन से एकदम बचपन से। जैसे आपने फीड किया उसके बाद उसका माउथ अंदर से क्लीन करना चाहिए, तभी वो अच्छे से। और आजकल तो ओ गॉड द मार्केट ऑफ बेबी प्रोडक्ट्स इज सो ह्यूज, आप डाल के देखिए आपको ये मिल जाएगा, मतलब नेट पे आप ऑनलाइन आप खरीद पाएंगे इसको कि बेबी माउथ वाइप्स करके। बट नो नीड टू गो फॉर सच फैंसी थिंग्स, क्योंकि हम सस्टेनेबिलिटी की हम बात कर रहे हैं। इतनी तो पहले की तरह जैसे कि हम पहले यूज होते थे, पहले कॉटन का यूज हुआ करता था। कॉटन नहीं, कॉटन चिपकेगा तो आप गॉज का इस्तेमाल करें, उंगली में लपेट के उसको साफ कर सकते हैं। और जैसे ही बच्चा मतलब साल का हो जाता है तो उसे ब्रश करना शुरू करा दें, उसी से उसकी आदत पड़ेगी। इनफैक्ट फर्स्ट टूथ आने से ही हम कहते हैं 6 महीने का हो जाए बच्चा, बेबी ब्रशेस आते हैं, आप उसको इस्तेमाल शुरू करा दें, बट विदाउट टूथपेस्ट। जब तक बच्चा 2 साल का नहीं हो जाता है तब तक हम 1 साल का नहीं हो जाता है तब तक हम कहते हैं कि टूथपेस्ट ना इस्तेमाल करें। और उसके बाद हम कहते हैं कि सिर्फ दिन में 1 बार टूथपेस्ट, और रात को फिर भी ब्रश करें लेकिन बिना टूथपेस्ट। बिल्कुल, ये कहते हैं हम। यहाँ पर एक और सवाल मैम आपसे जानना चाहूँगी, ये भी बड़ा अहम सवाल है और ये है डेंटल ट्रॉमा के बारे में। जी हाँ, इसके ऊपर मैम जानना चाहूँगी। सबसे पहले तो ये जानना चाहूँगी हमारे लिसनर्स को आप ये बताएं कि डेंटल ट्रॉमा होता क्या है? तो
कई प्रकार से हो सकता है ये। अगर आप गिर जाते हैं या कोई ठोकर लगने की वजह से आपके दांत टूट जाते हैं, दांत का थोड़ा सा हिस्सा टूट गया या पूरा का पूरा दांत बाहर आ गया या जड़ अंदर रह गई, खाली दांत टूट गया, ये सारे ही डेंटल ट्रॉमा के प्रकार हैं। सारे के सारे डेंटल ट्रॉमा के प्रकार हैं। तो इनसे पहले तो बचने के लिए क्या किया जाए, जो बच्चे खास करके स्पोर्ट्स वगैरह में हैं उन्हें माउथ गार्ड का इस्तेमाल करना ही चाहिए। माउथ गार्ड पहन के ही वो कोई भी खेल खेलें और जो भी अपनी प्रैक्टिस है या मेन गेम है वो सब कुछ माउथ गार्ड पहन के करें, तो ये काफी ट्रॉमा से बच जाएंगे। दूसरी बात, अगर नॉर्मली भी जब आप खेल रहे हैं तो इसकी जागरूकता होनी चाहिए कि पूरा दांत भी अगर आपका बाहर आ जाता है जड़ समेत, तो भी इस दांत को हम वापस, अगर आप 40 मिनट के अंदर अंदर एक डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास पहुंच गए तो डेंटिस्ट उस दांत को वापस लगा देगा। ये भी पॉसिबल है। तो इसके लिए हम जब स्कूल्स में जाते हैं, हम टीचर्स वगैरह को एजुकेट करते हैं, खेलते खेलते हो सकता है बच्चे का दांत, तो क्या करना चाहिए, सबसे पहले अगर ऐसा कुछ हो जाता है आपके साथ कि दांत का हिस्सा टूट के गिर गया, दांत का हिस्सा नहीं, पूरा का पूरा दांत टूट के गिर गया, तो आप अगर दांत आपको मिल जाता है तो उसे दांत के जो हमारा क्राउन वाला हिस्सा होता है, जो हमारे मुंह में दिखता होता है, हमें उससे पकड़ें, जड़ से ना पकड़ें, ऊपर से दांत को पकड़ें। और अगर मिट्टी विट्टी लगी है दांत पे तो उसे हल्का सा पानी की एकदम मुलायम सी धार के नीचे धो दें, बड़ी तेज धार नहीं तो उस पे जो फाइबर्स लगे होते हैं जड़ पे, जो उसको जुड़ने में मदद करेंगे, वो टूट जाएंगे। तो उसे पानी की एक धीमी सी धार से धो दें, ठीक है। उसके बाद कहीं पे भी आपको दूध बड़ी आसानी से मिल जाएगा, तो एक दूध के ग्लास में इसको सेव कर लें। दूध मिल जाए तो दूध वेरी गुड, ना मिले तो हम इंडिया में रहते हैं, नारियल पानी हमें हर जगह मिल जाता है। नारियल पानी भी बहुत अच्छा मीडियम है इस दांत को प्रिजर्व करने के लिए, जब तक आप डॉक्टर के पास, डेंटिस्ट के पास नहीं पहुंचते हैं। तो नारियल पानी के ग्लास में इसे रख लें। और अगर आपके पास कुछ नहीं है तो जो बच्चा है, यदि वो बहुत छोटा नहीं है, बड़ा बच्चा है, तो उसी के मुंह में ये गाल और जबड़े के बीच में उसे कहें कि दांत को दबा के रख ले। सलाइवा इज द बेस्ट मीडियम, जो अपना खुद का सलाइवा है उसी में रहेगा, तो वो बेस्ट मीडियम है उस दांत को जिंदा रखने के लिए। दांत जब तक डेंटिस्ट के पास नहीं पहुंचे हमें इस दांत को जिंदा रखना है। 40 मिनट के अंदर अंदर अगर आप इस तरह से दांत को प्रिजर्व करके एक डेंटिस्ट के पास पहुंच जाते हैं तो दांत को दोबारा उसमें लगाया जा सकता है। उसको थोड़े दिन के लिए वो एक तरह से स्प्लिंट कर देंगे, जिसके बाद कि वो अपने आप जुड़ जाएगा। बिल्कुल। और टुकड़ा भी यदि दांत का टूट जाए, एक हिस्सा टूट जाए और समथिंग लाइक दैट, तो उसको अगर आपको टुकड़ा भी मिल जाता है तो वो टुकड़ा भी, ये बहुत कम होता है क्योंकि छोटा सा टुकड़ा कहाँ ही मिलेगा, लेकिन अगर उसे रिकंस्ट्रक्ट करने के और भी तरीके होते हैं, जैसे कि दांत के रंग की फिलिंग हम कर सकते हैं, उससे वो रिकंस्ट्रक्ट हो जाता है। बिल्कुल। और ये बहुत ही अहम जानकारी, क्योंकि हमें इन बातों का शायद से ज्ञान नहीं था, तो एक सही जब एक्सपर्ट हमें सही गाइडेंस हमें उनसे प्रोवाइड मिलती है, हमें प्रोवाइड होती है, तो एक सही जो है हमें बातों का पता चलता है, ताकि हम उनके फॉलो करके हम इन चीज़ों पे ध्यान जो है रख सकते हैं। अपनी ओरल हेल्थ के बारे में हम अपनी ओरल हेल्थ का ख्याल रख सकते हैं। इसी के साथ में हम अगला सवाल की अगर बात करूँ मैं, दो यहाँ पर जो है चीज़ें डिवाइड मैं कर दूंगी, वो है एक दूध के दांत और एक है परमानेंट टीथ। अगर ट्रॉमा जो है दूध के दांतों में हो जाता है तब, क्योंकि पेरेंट्स का ये कहना होता है कि कोई बात नहीं, दूध के दांत है, टूट गया, कोई बात नहीं, तो अगली बार जब परमानेंट आएगा तो दोबारा आ जाएगा, ये कहना सही है क्या? आप एज अ डेंटिस्ट ये जो है कहना सही है कि अगर दूध का दांत टूट जाता है, ट्रॉमा हो जाता है उसके साथ, तो कोई बात नहीं, लेकिन अब आगे क्या है इसके, तो इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। इसमें मैं दो चीज़ें कहूँगी। एक तो दो सूरत हाल हो सकती है, या तो आपका दूध का दांत पूरा ही निकल गया या तो हल्का सा टूट गया। अगर हल्का सा टूट गया है तो फिर उसका अंदर के लेयर्स जो हैं वो एक्सपोज हो गए हैं, उसमें कभी भी इन्फेक्शन हो सकता है। दूध के दांत में इन्फेक्शन हो जाएगा तो वो परमानेंट तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा, कभी ना कभी परमानेंट दांत में दिक्कतें आ सकती हैं। तो इसका जो भी इलाज करवा लेना, अगर टूट गया है तो उसे रिकंस्ट्रक्ट करवा लेना, उसमें फिलिंग करवा लेना, ये बेहद ज़रूरी है। और वो भी अगर गहराई से टूट गया है, अंदर तक टूटा है, तो दूध के दांत में भी रूट कनाल ट्रीटमेंट होता है। ऐसा लोग समझते हैं कि नहीं होता है, लेकिन दूध के दांत की भी जड़ें होती हैं, उनमें भी रूट कनाल ट्रीटमेंट बिल्कुल होता है। तो वो करा के उसे सही से फिलिंग करा के उस तरह से मेंटेन करना चाहिए, तभी आपका परमानेंट दांत पे इफेक्ट नहीं होगा। अगर दांत निकल गया है, दूसरा कंडीशन ये, दूसरा पॉसिबिलिटी ये है कि टूटने की जगह पूरा का पूरा दांत ही निकल गया।
अगर दांत निकल गया है, खो गया है किसी तरह से वहां से, या ये इस पे भी अप्लाई करता है, अगर दूध के दांत में बहुत सड़न होके भी दांत हमारा खत्म हो जाता है तो भी उस जगह को खाली छोड़ना ठीक नहीं है, क्योंकि हमारे दूध के दांत क्या काम करते हैं, जब बच्चे को खाने, चबाने, बात करने में हेल्प करते हैं, और दूसरी चीज वो क्या करते हैं, वो जगह मेंटेन करते हैं कि जहाँ पे परमानेंट दांत कभी आएगा। तो अगर कोई एक जगह खाली हो जाती है तो हमारी दांतों की टेंडेंसी होती है आगे आगे झुकते रहने की, तो वो दांत आगे आगे खिसकते जाएंगे, पीछे वाले, अगर बीच का कोई दांत रह गया है तो पीछे वाले दांत आगे खिसकते जाएंगे और पक्के दांत को आने के लिए उतनी जगह नहीं मिलेगी जितनी जगह उसको चाहिए। जी जी जी। तो ये भी एक कारण है, तुम्हारे टेढ़े मेढ़े दांत वाले क्वेश्चन पे वापस जाती हूँ, ये भी एक कारण है टेढ़े मेढ़े दांत होने का। अगर दूध के दांत समय से पहले गिर जाते हैं, पक्के दांतों को आने के सही से जगह नहीं मिलती है, सही से गाइडेंस नहीं मिलती है। दूध के दांत जब गिरते हैं वो पक्के दांतों को एक गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं कि वो कहाँ आए, कहाँ विकसित हों। बिल्कुल। इसी के साथ मैम ये जानना चाहूँगी आपसे, जैसे कि अगर परमानेंट दांतों में, क्योंकि जब एक एज के बाद, अगर मैं बात करूँ 18 साल से बाद, अगर ये जो दांत हैं इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ जाती है, टूट जाता है, कोई ट्रॉमा इसके साथ हो जाता है, तो अक्सर ऐसा देखा जाता है जो हमारी क्योंकि ऐसे हम साइकोलॉजिकली उसे बहुत ज़्यादा ले जाते हैं, हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं नहीं अब हम ट्रीटमेंट नहीं करा सकते, इसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ़ों का सामना हो सकता है, पता नहीं क्या ट्रीटमेंट जो होगा वो डेंटिस्ट हमें देगा। इस बारे में क्या ऐसा केस कोई आपके पास आया है, या फिर ऐसा कुछ है कि आपने सुना हो, या फिर ऐसा कुछ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी ऐसे केसेस आते होंगे, तो जो डर है इसे दिल से निकालना, दिमाग से निकालना कितना ज़रूरी है, और इस ट्रीटमेंट का होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है? डर तो ट्रॉमा ही नहीं, हर डेंटल ट्रीटमेंट के लिए अडल्ट पेशेंट्स को भी होता है, और ये काफ़ी सारी इस पे स्टडीज़ भी हुई हैं ये जोड़ने के लिए कि डेंटल एंजाइटी के प्रॉपर स्केल्स बने हुए हैं कि डेंटल एंजाइटी क्यों होती है लोगों को, इसके प्रॉपर मापदंड बने हुए हैं। तो ये कई चीज़ों से जुड़े हुए हैं, अगर बचपन में किसी को बैड एक्सपीरियंस रहा हो उसकी वजह से, तो ऐसे मरीजों को मतलब छोड़ नहीं देना होता है, उनकी हम काउंसलिंग करते हैं, उनको हम बार बार अपने पास बुला के एक तरह से सेंसिटाइजेशन प्रोवाइड करते हैं कि उनको हर ट्रीटमेंट बता के उनकी सहमति से किया जाता है ताकि वो इसकी अहमियत को समझें। और हाँ, कॉन्सिक्वेंसेस अगर आप पेशेंट को बताएंगे कि नहीं करवाने से क्या क्या दिक्कतें होंगी, तो पेशेंट आपका ज़रूर कन्विंस होगा और ज़रूर आपसे आके ट्रीटमेंट करवाएगा। बिल्कुल। इसी के साथ मैम यहाँ पर जो अगला मेरा सवाल आपसे रहेगा, जैसे कि अगर बात करें मुंह कम खुलना, ये अक्सर देखा जाता है, यानी कि अगर मैं बात करूँ तो कुछ टाइम में जैसे कि ये जो चीज़ें आती है, दिक्कतों का सामना होता है, यानी कि अगर हम अर्ली अपने जब हमारे जो ये 50s की अगर मैं बात करूँ, थोड़ा सा उससे पहले की अगर मैं बात करूँ, तो यहाँ पर ये तो कुछ केसेस ऐसे आते हैं कि मुँह खोलने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर बात करें अगर कुछ हड्डी में दर्द हो रहा है, तो ऐसे में ये दर्द जो है वो क्यों होता है, मुँह का खुलना ऐसा ये क्यों नहीं होता, इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी। ये आपने बिल्कुल ठीक कहा, मिडिल एज्ड वुमेन में ये हड्डी की जो हमारा ये जॉइंट होता है जो ऊपर के हमारे नीचे के जबड़े को हमारे स्कल के हड्डी से जोड़ता है, जिसकी वजह से हमारा मुंह खुलता बंद होता है। इसकी तकलीफें मिडिल एज वुमेन में काफ़ी देखी गई हैं। इसके कई कारण हो सकते हैं। ये एक तो सबसे ज़्यादा स्ट्रेस के साथ जोड़ा गया है, स्ट्रेस की वजह से भी इस जॉइंट में पेन बताया गया है। दूसरी बात यह है कि जो अंदर हमारी जो हड्डी यहाँ पे जुड़ती है उसकी शेप अगर कुछ अलग सा हो तो वो मुंह खुलने बंद करने में प्रॉब्लम हो सकती है। कई लोगों का ये होता है कि जैसे हड्डी थोड़ी सी, वो जॉइंट थोड़ा सा लूज, इन लेमैन लैंग्वेज में कहूँगी कि वो लूज होता है, टेक्निकल भाषा में कहूँगी सबलक्सेशन, यानी कि जबड़ा बार बार ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा खुल जाता है, या खोलने बंद करने पे ऐसे ठक ठक आवाज आती है जबड़े में से। कई लोगों को एक्सपीरियंस भी हुआ होगा कि ऐसे खट खट आवाज आती है। तो ये होता है अंदर के जो हमारा जॉइंट होता है उसमें कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं जिसकी वजह से इस तरह से होता है। ये इसके लिए भी अगर आप एक डेंटिस्ट के पास जाएंगे तो आपको कई तरह की थेरेपीज बताएगा। यू नो, फिजियोथेरेपी भी होती है इसके लिए, हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट भी होता है। अगर प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है तो जॉइंट में कुछ तरह के इंजेक्शंस भी लगते हैं जिसकी वजह से ये ठीक किया जा सकता है। तो मुंह कम खुलना या
ज़रूरत से ज़्यादा खुलना इसकी वजह से भी हो सकता है। दूसरा, मुंह कम खुलना हो सकता है अगर आपके जो मसल्स हैं जो मुंह खुलने बंद करने में हेल्प करते हैं उसमें कोई इंजरी हो गई है। कभी अगर जिसने भी दांत निकलवाया हो उनको पता होगा कि दांत निकलवाने के लिए हम इंजेक्शन देते हैं जो मुंह के अंदर देते हैं इंजेक्शन, ठीक है, मुंह की मांसपेशियों के अंदर देते हैं। तो कभी कभी उस इंजेक्शन के वजह से उसके एडवर्स इफेक्ट की वजह से ऐसा हो सकता है कि जो हमारे मसल्स हैं वो कुछ समय के लिए ठीक से फंक्शन ना करें और मुंह खुलना कम हो जाए। बिल्कुल। एक और चीज़ जो छोटे बच्चों के पेरेंट्स हैं उनके लिए कहना चाहूँगी कि कभी कभी बच्चा गिरता है और हम देखते हैं कि वो अपनी ठुड्डी पे गिरा, इस तरह से अपने चिन पे गिरा। उस वक्त तो हमें लगता है जी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चिन पे गिरने से सीधे इन दोनों जॉइंट्स जो हैं हमारे जहाँ से मुंह खुलता बंद होता है सीधे वहां पे प्रभाव जाता है। वहां पे प्रभाव जाने की वजह से बाद में कभी भी इन जॉइंट्स में प्रॉब्लम आ सकती है, मुंह कम खुल सकता है। ये हड्डी से हड्डी अगर जुड़ गई, उसमें जो जगह बननी चाहिए वो जगह नहीं बनी रही और हड्डी जाम हो गई तो भी मुंह कम खुलता है। तो इस चीज का ध्यान जरूर देना चाहिए। अगर आपका बच्चा कभी गिरा है ठुड्डी पे तो ध्यान दें, अगर उसका मुंह कम खुलने लगे तो डॉक्टर के पास जरूर ले जाएं, मतलब जॉइंट में कुछ अंदरूनी प्रॉब्लम है। जी, तो ख्याल रखना है क्योंकि कभी कभी होता है कि खेल कूद में भी ऐसी बहुत बारी ऐसी शिकायतें आती हैं कि दर्द हो रहा है मुंह में, तो अक्सर होता है कि माहिर जो होती हैं वो कहती हैं चलो कोई बात नहीं है, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। या फिर होता है ऐसा कि बच्चे भी जो होते हैं कि वो डर की वजह से पेरेंट्स से चीज़ें जो है वो शेयर नहीं कर पाते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी अपने बच्चों के साथ चाहे बड़े जितने भी हैं वो एक ऐसा बॉन्ड बना के रखें ताकि कोई भी बात हो, क्योंकि जब भी बात होती है ना हेल्थ की, यहाँ पर ये कहना चाहूँगी कि कोई भी चीज़ जो है वो छुपनी नहीं चाहिए। हमारे डॉक्टर को हमें ज़रूर कंसल्ट करना चाहिए क्योंकि जितना आप अपने अंदर वो छुपा के रखेंगे प्रॉब्लम उतनी ज़्यादा बढ़ती जाएंगी। इसी के साथ मैम आपसे जो अगला सवाल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल है मैं जो आपसे पूछने वाली हूँ ये है कि अगर बात करो तंबाकू के सेवन की, क्योंकि सोशल इशू है बहुत बड़ा, जुड़ा हुआ है ओरल हेल्थ से। बहुत सारे जो लोग हैं तंबाकू का सेवन करते हैं, जो हम अगर देखें तो अगर हम एक सर्वे भी देखें तो कई सारे जो लोग हैं वो इसका जो सेवन करते हैं। इसके बारे में आपसे जानना चाहूँगी मैम, क्योंकि ये जो है हमारी ओरल हेल्थ को सबसे ज़्यादा बिगाड़ते हैं। तो तंबाकू की जहाँ तक बात करें, ओरल हेल्थ ही नहीं, इससे मुंह का कैंसर होने के भी बहुत चांसेस होते हैं। हम जब पिक्चर भी देखने जाते हैं तो पहले यही एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाता है कि तंबाकू किस तरह से जानलेवा है, ये हमारे सर से लेके पांव तक शरीर के हर हिस्से को बर्बाद कर सकता है। इसका सेवन करने से खून की नलियाँ जो हैं वो पतली पतली हो जाती हैं, उसकी वजह से उसमें रक्त का बहाव कम हो सकता है। ये काफ़ी दिक्कतें तंबाकू के सेवन से आती हैं। और हिंदुस्तान में इसकी ज़्यादा दिक्कत क्यों है, मैं कहूँगी कि हमारे देश में तकरीबन 29% लोग तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं जी, और 21% लोग जो खाने वाला तंबाकू होता है, सिगरेट नहीं, सिगरेट तो 10% ही इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट या बीड़ी। जो खाने वाला होता है खैनी, जर्दा, पान, गुटखा, सुपारी, ये सारी चीज़ें 21% लोग इस्तेमाल करते हैं और इससे मुंह का कैंसर होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और पूरी दुनिया में अगर हम देखें तो इसका प्रेवलेंस खाली 8% है। पूरी दुनिया में खाली 8% लोग खाने वाले तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं और हिंदुस्तान में देखिए कितना ज़्यादा है, ऑलमोस्ट 13% मोर देन द वर्ल्ड एवरेज। तो ये बहुत ही ऊंचा नंबर है और इससे लड़ने के लिए सरकार भी काफ़ी कुछ कर रही है। बट एट द सेम टाइम आप ये भी जानते होंगे कि हिंदुस्तान, हमारा देश इज द सेकंड हाईएस्ट एक्सपोर्टर एंड प्रोड्यूसर आल्सो ऑफ टबैको। हमारे यहाँ टबैको ग्रो भी बहुत होता है। अगर आज हम सस्टेनेबिलिटी की बात कर रहे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगी कि हर साल 31 मई को वर्ल्ड नो टबैको डे मनाया जाता है या ऑब्जर्व किया जाता है। तो उसका हर बारी कोई थीम होता है। तो इस बार उसका जो थीम था वो एक्चुअली गोल 3 से ना जुड़ के बल्कि गोल 2 से जुड़ा हुआ है, विच इज जीरो हंगर। इस बार उसका थीम था वी नीड फूड नॉट टबैको, हमें खाना चाहिए तंबाकू नहीं। क्यों था ये थीम? मतलब इस थीम का मतलब क्या हुआ? इस थीम का ये मतलब है कि जितना लैंड पूरी दुनिया में तंबाकू के उत्पाद में इस्तेमाल होता है वो कहाँ से आ रहा है? लैंड, वो एग्रीकल्चरल लैंड है जहाँ पे खाना ग्रो हो सकता है जी। फूड डेफिसिट है हमारे वर्ल्ड में। अगर हम
तंबाकू ग्रो करने वाली जगह पे खाना ग्रो करें तो जी। हम कितने लोगों का भला कर पाएंगे, कितने लोगों को हम कितने लोगों की हम हंगर मिटा पाएंगे। तो इट वाज अ मल्टी प्राउंड अप्रोच दिस टाइम। इट वाज गोल 2 जीरो हंगर, गोल 3 गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग। मतलब आप तंबाकू के उत्पाद और उसका एक्सपोर्ट या उसका यूटिलाइजेशन अगर कम कर रहे हैं तो आप कितनी चीजें प्रिवेंट कर रहे हैं। आप सोशल प्रॉब्लम भी प्रिवेंट कर रहे हैं और हेल्थ तो खैर आप प्रिवेंट कर ही रहे हैं अगर तंबाकू का यूज आप एक कंट्रोल कर लें तो इट इज अ बिग थिंग। जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो हमारी फील्ड है हेल्थ की, ये कहीं ना कहीं हर एक सस्टेनेबल गोल से जुड़ी हुई है, हर एक सस्टेनेबल गोल जी से। जी। तो मैम यहाँ पर जानना चाहूँगी, जैसे कि हम बात करें अगर तंबाकू की, तो यहाँ पर अब जो लोग इसके शिकार हो चुके हैं, अब जो लोग इसका सेवन करते हैं, क्विट करने की अगर मैं बात करूँ, किस तरह इसे क्विट किया जा सकता है, इस बारे में आपसे जानना चाहूँगी। तो पहले तो आपका मनोबल है, अगर आपने बना लिया है मन छोड़ने का तो आप ज़रूर इसको छोड़ पाएंगे, बड़ी आसानी से छोड़ पाएंगे विद द हेल्प ऑफ अ काउंसलर। अगर आपको मदद चाहिए आप ज़रूर मदद मांगे। तो पहला तो आपका स्टेप ये होता है कि आप अपने मन में 2 तरीके होते हैं छोड़ने के। या तो आप अचानक से आज डिसाइड करें कि मैं आज से कुछ भी नहीं खाऊंगा, ना जरा भी एक दाना भी तंबाकू नहीं डालेंगे मुंह में, एक सिगरेट भी नहीं पिएंगे, सडनली छोड़ दें। इसे हम कहते हैं कोल्ड टर्की मेथड ऑफ क्विटिंग। ठीक है। दूसरा तरीका होता है, कई लोगों में ये रिजॉल्व नहीं होता है तो वो धीरे धीरे करके छोड़ते हैं। 1 सिगरेट कम की, 2 सिगरेट कम की, फिर 3 सिगरेट, फिर पूरी तरह से कम कर दी। तो आप दोनों में से कोई भी मेथड जो आपको लगे वो आप ऑप्ट कर सकते हैं। उसके बाद जरूरी है कि आप अपने मन में एक अपने काउंसलर से भी शेयर करें, एक क्विट डेट डिसाइड करें। ये आपका कोई बर्थडे हो सकता है, आपकी कोई एनिवर्सरी हो सकती है, आपका कोई भी आने वाला ऐसा कोई खास दिन, मोटिवेशन, कोई मोटिवेशन, किसी मोटिवेशन के लिए अपने परिवार वालों को बताएं, अपने परिवार वालों को, अपने दोस्तों को और परिवार वालों को अपने प्लान में इंक्लूड करें कि मैं इस डेट तक जी छोड़ना चाहता हूँ या छोड़ना चाहती हूँ, मेरी मदद करें। अपने एनवायरनमेंट को टबैको फ्री कर दें, उसमें कोई भी ऐसा प्रोडक्ट ना हो, एश ट्रीज हो गए, सिगरेट्स, लाइटर्स, माचिस, ये सारी चीजें हटा दें अपनी जगह से। बिल्कुल। ट्रिगर्स, अपने ट्रिगर्स आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है कि क्या होता है। जैसे आप किसी तंबाकू इस्तेमाल करने से या स्मोकिंग करने वाले से पूछेंगे ना कि परेशान होते हैं तो कर लेते हैं, क्यों करते हो, कब आपका मन करता है, तो अरे वो ब्रेक होता है, वो चाय पीते हैं दोस्त, वो पीते हैं तो मेरा भी मन कर जाता है। और इनफैक्ट अभी हमारे साथ जो डॉक्टर पुनीत बत्रा सर जो हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने ये बताया था कि पहले जब वो पढ़ाई करने जाते थे, पढ़ रहे थे, तब उन्होंने एक रिक्शे वाले से पूछा था कि तंबाकू का सेवन क्यों करते हो, तो उन्होंने ये कहा था कि जब भाई हमारे फ्रेंड्स करते हैं, जो और दोस्त करते हैं, तो उनकी कंपनी में आके वो करते हैं। तो ऐसी कंपनी आप कुछ दिन तक अवॉइड करें जब तक आप ये नहीं कर सकते। और अगर ये बिहेवियरल टैक्टिक्स आपके लिए काम नहीं करते हैं तो इसके लिए दवाइयाँ भी हैं इसको छोड़ने के लिए। आप लोग ने देखा होगा निकोटीन रिप्लेसमेंट थेरेपी, यानी कि ऐसे च्युइंग गम जिसमें तंबाकू में एक पदार्थ होता है निकोटीन, जिसके वजह से एडिक्शन पैदा होता है। और निकोटीन बाय इटसेल्फ कैंसर नहीं करता है, कैंसर कॉज नहीं करता है, वो तो बाकी जो पदार्थ होते हैं, टार हो गया, TSNAs, ये सारे केमिकल्स जो होते हैं बाकी तंबाकू में, वो क्रिएट करते हैं कैंसर की प्रॉब्लम, न कि जो निकोटीन है वो। इसीलिए निकोटीन को एक च्युइंगम फॉर्म में दिया जाता है। ये भी मैं कहूँगी कि प्लीज अपने डेंटिस्ट की सलाह से या टबैको सिजेशन काउंसलर की सलाह से इस्तेमाल करें, क्योंकि वो इसे इस्तेमाल करने का आपको सही तरीका बताएगा। और यही सवाल जो था यही मैं आपसे पूछने वाली थी, और यही आपने बता दिया हमारे लिसनर्स को, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है कि हम अपने डॉक्टर से, हम अपने डेंटिस्ट से ही पूछ के, कुछ भी अगर हम ऐसी चीज़ों का सेवन कर रहे हैं तो उनसे पूछ के ही किया जाए। इसी के साथ डॉक्टर रुमानी, यहाँ पर मैं आपसे पूछना चाहूँगी, क्योंकि हमने इतनी सारी जो बातें हैं इस पर करी हैं, क्या कुछ जो ओरल हेल्थ टिप्स हैं जो कि आज आप हमारे लिसनर्स तक पहुंचाना चाहेंगे, क्योंकि बड़ी सारी चीज़ें, क्योंकि खान पान से जुड़ी हुई या फिर बात करें हाइजीन से जुड़ी, हर किसी एस्पेक्ट पर हमारा जो हमारा स्माइल होती है ना, हमारे ओरल हेल्थ से जुड़ी होती है। और हमें हमेशा हंसते रहना चाहिए, कि जो मन है हमारा, तभी हम खुश जब रहते हैं तो हम हंसते हैं, नहीं तो अगर हम थोड़ा सा हमारी पर्सनैलिटी भी हम थोड़ा डाउन रहते हैं तो हम थोड़ा चुपचाप ही बैठे रहते हैं। बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है ना हमारी स्माइल पर भी, और स्माइल हम करते रहें उसके लिए ज़रूरी है हमारी ओरल हेल्थ का अच्छा होना। क्या कुछ खास टिप्स हैं जो आज आप हमारे सभी लिसनर जितने भी हमें सुन रहे हैं उन तक पहुंचाना चाहेंगे?
तो इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वेरी सिंपल। ब्रश ट्वाइस अ डे, ईट हेल्दी, ईट फाइबर्स, मीठा कम खाएं, खाना हो तो अपने खाने के साथ खाएं, इन बिटवीन मील स्नैकिंग ना करें, उससे दांतों की सड़न बढ़ती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, फ्लॉसिंग करें, अगर आपके दांतों के बीच में खाना ज़्यादा फंसता हो तो फ्लॉसिंग करें, और हर 6 महीने पे डेंटिस्ट के पास ज़रूर जाएं और तंबाकू का इस्तेमाल ना करें। बिल्कुल, यू विल बी हेल्दी। बिल्कुल। इसी के साथ यहाँ पर मैम जो मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा वो ये कि क्या वो खास संदेश है, क्योंकि आपको आज हमारे सभी जो यूथ हमें आज सुन रहा है उनके लिए, क्योंकि ऐसा होता है कि जब भी हम अपने ओरल हेल्थ की बात करते हैं हम बड़ी लापरवाह सा हो जाते हैं। लापरवाही हम मतलब ऐसे कर देते हैं कि चलो कोई बात नहीं है, छोड़ दो, इसकी ज़रूरत नहीं है इन चीज़ों की, जो है हमें अपने ज़्यादा ज़रूरी है अपनी हेल्थ पर ध्यान देना, तो हम फिजिकल हेल्थ उसमें लेते हैं, हम उसमें मेंटल हेल्थ भी कहीं ना कहीं आजकल लेने लगे हैं। लेकिन फिर भी ओरल हेल्थ के बारे में अवेयर होना, आजकल अवेयरनेस इस बारे में उजागर होना बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़रूरी है हमारी सोसाइटी के लिए, आने वाले टाइम के लिए। अगर हम चाहते हैं कि हमारे हम जो है सस्टेनेबिलिटी की अगर हम जा रहे हैं तो उसमें ज़रूरी है हम अपनी ओरल हेल्थ के साथ भी आगे बढ़ते रहें। उसके लिए चाहूँगी क्या वो खास संदेश है जो आज आप हमारे सभी लिसनर्स तक यहाँ पहुँचाना चाहेंगी? आई वुड लाइक टू से माउथ इज द मिरर ऑफ द बॉडी, यानी कि हमारा मुंह जो है हमारे शरीर का आईना है। शरीर में कोई भी दिक्कत होगी वो पहले आपके मुंह में दिखने लगेगी जरूर, और मुंह के सिम्टम्स देख के हम ये बता सकते हैं कि आपको शारीरिक कौन सी तकलीफ है। तो अगर आपको पूरी तरह से स्वस्थ रहना है तो अपने मुंह को भी स्वस्थ रखना पड़ेगा। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूँगी कि जो हमारी इंडस्ट्री है, जो हेल्थ केयर की इंडस्ट्री है, ये काफ़ी ज़्यादा सस्टेनेबिलिटी की तरफ मुड़ रही है। अगर आप प्रिवेंशन की ओर ध्यान देंगे, यू आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू अ सस्टेनेबल वर्ल्ड। आप उतना बीमारी से बच रहे हैं, आप उतने दुनिया के रिसोर्सेज बचा रहे हैं, जिससे कि आपको जो अदरवाइज आपकी बीमारी में खर्च होते उतने आप रिसोर्सेज बचा रहे हैं। हम हर गोल से मैं जोड़ सकती हूँ इसको, हम गोल 9 की बात करें जो इंडस्ट्री एंड इनोवेशन है, हमारे वर्ल्ड में आज हम इतना इनोवेशंस लेकर आ रहे हैं। पहले हम दांतों का कुछ बनाना होता था तो हम उसके लिए लाइक इम्प्रेशन लेते हैं, जैसे दांतों का नाप लेना होता है, वो आजकल हम मशीन से कर सकते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कर सकते हैं। कोई वेस्ट नहीं, कोई प्रोडक्ट नहीं यूज हुआ। तो हर चीज में हम सस्टेनेबिलिटी ला रहे हैं। अगर आपको यू वांट टू मूव फॉरवर्ड विद द वर्ल्ड तो प्लीज टेक केयर ऑफ योर ओरल हेल्थ। बिल्कुल। और इसी के साथ मैम थैंक यू सो मच, आज आप हमारे यहाँ पर आए हैं स्टूडियो में, सभी लिसनर्स से आपने इतनी सारी बातें करी है, मैं आपसे आपका बहुत तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ।